हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है असेसमेंट अंडर जीएसटी। असेसमेंट, सबसे पहले असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी उसको हम बोलते हैं असेसमेंट। यानी जब टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की जाती है, टैक्स लायबिलिटी को असेस किया जाता है, टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है, मतलब घूम फिर के जब टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है उसको बोलते हैं असेसमेंट। जब एसएससी सेल्फ यानी खुद से एसेस करता है, यानी कंप्यूट करता है, यानी डिटरमाइन करता है टैक्स लायबिलिटी, जब एसएससी खुद से टैक्स लायबिलिटी असेस करता है, कंप्यूट करता है, डिटरमाइन करता है, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। और जब डिपार्टमेंट जो असेसमेंट करते हैं वो अदर टाइप्स के असेसमेंट होते हैं, जो हम टाइप्स में देख लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि असेसमेंट का मतलब होता है डिटरमिनेशन, कंप्यूटेशंस, एसेस ऑफ टैक्स लायबिलिटी। एसएससी जब खुद से सेल्फ अपना टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करता है, डिटरमाइन करता है, एसेस करता है, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। नाम से मालूम पड़ रहा है सेल्फ, खुद से टैक्स लायबिलिटी निकाली जा रही है। और बाकी जो डिपार्टमेंटल असेसमेंट होते हैं वो होते हैं प्रॉपर ऑफिसर द्वारा। जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो असेसमेंट है वो असेसिंग ऑफिसर द्वारा होते हैं जनरली, ऐसे ही जीएसटी के अंदर होता है प्रॉपर ऑफिसर। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं? सेल्फ असेसमेंट होता है एक, सेक्शन 59 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। एक होता है प्रोविजनल असेसमेंट अंडर सेक्शन 60। एक होता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, जब जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी जाती है, फर्निश कर दी जाती है, तब होता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, ये भी असेसमेंट है। असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, यानी ऐसे पर्सन जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनका असेसमेंट, उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 62। एक होता है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी ऐसे पर्सन जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, उनका असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, ये दो ऐसे असेसमेंट है जो टैक्सेबल पर्सन खुद करता है। बाकी जो स्क्रूटनी असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न है, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और एक होता है समरी असेसमेंट, यहाँ पे लिखा नहीं है, एक होता है समरी असेसमेंट। ये सारे असेसमेंट होते हैं डिपार्टमेंट द्वारा। और जो असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होते हैं, यानी जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो अपने बेस्ट जजमेंट से, अपने हिसाब से, अपनी तर्क शक्ति से असेसमेंट करता है टैक्सेबल पर्सन का। सबसे पहले मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ असेसमेंट के अंदर सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 59 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। सीजीएसटी का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। तो सेल्फ असेसमेंट नाम से ही मालूम चल रहा है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है। जब ये रजिस्टर्ड पर्सन अपना टैक्स पेबल यानी अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेगा और फाइल कर देगा रिटर्न, यानी जीएसटी रिटर्न अंडर सेक्शन 39, दैट इज जीएसटीआर 3B, जो मैंने रिटर्न वाले चैप्टर में आपको बताया था डिटेल में। तो सेल्फ असेसमेंट का मतलब जब एक रजिस्टर्ड पर्सन खुद से अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके, डिटरमाइन करके रिटर्न फाइल कर देता है अंडर सेक्शन 39, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल हिमसेल्फ, यानी खुद से एसेस करता है, यानी कंप्यूट करता है, डिटरमाइन करता है टैक्स पेबल, जो टैक्स लायबिलिटी है उसकी, फॉर ए टैक्स पीरियड अंडर दिस एक्ट, दैट इज सीजीएसटी, सेंट्रल एंड गुड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, एंड फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 39
जो आता है GSTR 3B। तो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन खुद से जब अपना टैक्स लायबिलिटी निकालता है एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की इस एक्ट के तहत, और वो रिटर्न सबमिट कर देता है अंडर सेक्शन 39 जो GSTR 3B होती है, उसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट। अब हम बात करते हैं प्रोविजनल असेसमेंट, सेक्शन 60। यहां पर एक टैक्सेबल पर्सन दिख रहा है आपको। ये टैक्सेबल पर्सन अपने जो ये गुड्स और सर्विस सप्लाई करता है उसकी वैल्यू को निकालने में ये एबल नहीं है, यानी ये गुड्स और सर्विस की वैल्यू निकालने में असमर्थ है, ये निकाल नहीं पा रहा है। या फिर रेट ऑफ टैक्स जो अप्लीकेबल होंगे गुड्स एंड सर्विस, जो ये गुड्स और सर्विस की सप्लाई कर रहा है ये टैक्सेबल पर्सन, या तो ये उस गुड्स या सर्विस की वैल्यू निकाल नहीं पा रहा है यानी टैक्सेबल वैल्यू, या उस पर कौन सा रेट ऑफ टैक्स अप्लीकेबल है वो इसको पता नहीं है, वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केस में इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो टैक्स कैसे पे करेगा। तो ऐसे केस के अंदर ये जो टैक्सेबल पर्सन है ये एक रिक्वेस्ट करता है प्रॉपर ऑफिसर के पास, यानी कि अप्लीकेशन देगा इसको और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे रिक्वायर्ड। इस एप्लीकेशन में ये बोलेगा कि मुझे टैक्स की पेमेंट के लिए अलाउ करे। टैक्स की पेमेंट मैं करना चाहता हूं प्रोविजनल बेसिस पे, क्योंकि मैं तो असमर्थ हूं, वैल्यू निकाल नहीं पा रहा हूं गुड सर्विस की, ना ही रेट ऑफ टैक्स मैं निकाल पा रहा। तो ये रिक्वेस्ट करता है एप्लीकेशन के माध्यम से प्रॉपर ऑफिसर को। अब एप्लीकेशन आएगी इस प्रॉपर ऑफिसर के पास। अब ये जो प्रॉपर ऑफिसर है अगर इसको ऐसा लगता है कि जो टैक्सेबल पर्सन ने इससे जो रिक्वेस्ट की है, जो एप्लीकेशन आई है उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिक्वायर्ड है, तो वो नोटिस इश्यू कर देगा प्रॉपर ऑफिसर। या फिर अगर उसको लगता है कि इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो वो ऑर्डर इश्यू कर देता है, ऑर्डर इश्यू कर देगा। कौन सा ऑर्डर? प्रोविजनल बेसिस वाला, यानी प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन ऑर्डर जो पास किया जाएगा मैक्सिमम उसका टाइम पीरियड है 90 डेज, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन रिसीव होने के 90 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर इश्यू करना होगा प्रॉपर ऑफिसर को। ये जो ऑर्डर इश्यू होगा प्रोविजनल असेसमेंट का, इसके अंदर अलाउ कर दिया जाएगा टैक्सेबल पर्सन को टैक्स की पेमेंट करने के लिए प्रोविजनल बेसिस पे। इसमें लिखा होगा इस ऑर्डर में ये भी लिखा होगा कि कितने अमाउंट का आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, कितने अमाउंट का आपको बॉन्ड सबमिट करना है और कितनी आपको सिक्योरिटी देनी, यानी अमाउंट ऑफ बॉन्ड अलोंग विद सिक्योरिटी। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जो सिक्योरिटी होगी यानी जो बैंक गारंटी होगी वो ज़्यादा नहीं होगी 25% से बॉन्ड अमाउंट, यानी बॉन्ड अमाउंट के 25% से अधिक नहीं हो सकती है। यानी मान लो कि अगर बॉन्ड अमाउंट का मतलब होता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UTGST, सेस, तो ये टैक्स की बात हो रही है। तो अमाउंट मान लो 100 रुपये है तो इस पर जो सिक्योरिटी होगी वो 25 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, यानी 25% से अधिक नहीं हो सकती। तो जो भी ये ऑर्डर पास किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर द्वारा, ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट का, इसमें लिखा जाएगा कि आपको इतना अमाउंट जो है बॉन्ड का देना है, इतना सिक्योरिटी का देना है, और ये ऑर्डर आ जाएगा अब टैक्सेबल पर्सन के पास। ऑर्डर आ गया, ये टैक्स पे कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो था प्रोविजनल असेसमेंट। उसके बाद होता है फाइनल असेसमेंट। भाई इसको वैल्यू ऑफ गुड सर्विस निकालने में ये एबल नहीं है या इसको रेट ऑफ टैक्स नहीं पता है, तो ऐसे केसेस में प्रॉपर ऑफिसर ने इसको बोल दिया कि भाई आप इतना अमाउंट दे दो टैक्स का, इतना सिक्योरिटी का, इसने पे कर दिया। लेकिन अभी तो फाइनल असेसमेंट होना बाकी है, तो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर निकाला जाएगा प्रॉपर ऑफिसर द्वारा आफ्टर फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट का जो टाइम है वो है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, यानी प्रोविजनल असेसमेंट की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर फाइनल असेसमेंट इसका करा जाएगा, यानी फाइनल असेसमेंट ऑर्डर निकल जाएगा प्रॉपर ऑफिसर द्वारा।
और ये जो 6 महीने का टाइम है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर जॉइंट कमिश्नर है या एडिशनल कमिश्नर है तो वो 6 महीने तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कमिश्नर है तो फिर 4 साल तक मैक्सिमम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस 6 महीने के पीरियड को। तो फाइनल असेसमेंट होगा, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर द्वारा। फाइनल असेसमेंट होने के बाद मालूम चलेगा कि फाइनल टैक्स कितना है। अगर देखो फाइनल टैक्स अगर ज़्यादा है प्रोविजनल टैक्स से तो इसको टैक्स तो पे करना ही है, साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर फाइनल टैक्स कम आता है प्रोविजनल टैक्स से तो फिर इसका रिफंड बन जाएगा, टैक्सेबल पर्सन का इसको रिफंड दे दिया जाएगा। एग्जाम में आप लिख सकते हो ऐसे स्टेप बना के। सबसे पहले एसएससी जो है वो रिक्वेस्ट करता है प्रॉपर ऑफिसर से टैक्स की पेमेंट करने के लिए कि मैं टैक्स की पेमेंट करना चाह रहा हूँ प्रोविजनल बेसिस पे, क्योंकि मैं अपने वैल्यू गुड्स एंड सर्विस जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने में मैं अनेबल हूँ। आई एम नॉट एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या फिर रेट ऑफ टैक्स को डिटरमाइन करने में मैं एबल नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू डिटरमाइन द टैक्स रेट ऑफ टैक्स। तो ऐसे केस के अंदर जो टैक्सेबल पर्सन होगा वो रिक्वेस्ट करता है प्रॉपर ऑफिसर को। उसके बाद जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो ऑर्डर निकालता है जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। उसके बाद जो टैक्सेबल पर्सन होता है यानी जो एसएससी होता है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा और सिक्योरिटी देगा। उसके बाद होता है फाइनल असेसमेंट होगा उसका, इसका ऑर्डर निकलेगा। जो टाइम लिमिट है वो मैंने बता दिया आपको, 6 महीने के अंदर ये फाइनल असेसमेंट होना होता है। फाइनल असेसमेंट होने के बाद टैक्स ज़्यादा आएगा या कम आएगा, इसके इफेक्ट क्या आएंगे। अगर ज़्यादा टैक्स आता है फाइनल तो उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा टैक्स के साथ, कम आता है तो उसको रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, ये भी एक असेसमेंट होता है। यहाँ पे एक रजिस्टर्ड पर्सन है, सेक्शन 61 में कवर है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। यहाँ पे है रजिस्टर्ड पर्सन, इस रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी रिटर्न फर्निश कर दी, जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी। जैसे ही इसने अपनी रिटर्न फाइल की ये रिटर्न चली गई कहाँ पर, डिपार्टमेंट में, यानी प्रॉपर ऑफिसर के पास रिटर्न चली गई। अब जो प्रॉपर ऑफिसर होते हैं वो सिस्टम के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुछ जो रिटर्न होती है उसको एक तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं स्क्रूटनी पर्पज के लिए, छानबीन के लिए। किसके लिए, टू वेरीफाई द करेक्टनेस, यानी जो रिटर्न सबमिट की है इस पर्सन ने, इस रिटर्न को एक तरह से इसकी करेक्टनेस, ये सही है गलत है, इसने जो डेटा फर्निश किया है, जो इन्फॉर्मेशन फर्निश की है उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए कुछ रिटर्न को सिलेक्ट किया जाता है, उसकी की जाएगी स्क्रूटनी, छानबीन की जाती है प्रॉपर ऑफिसर द्वारा। तो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो स्टार्ट कर देगा स्क्रूटनी, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके पास। अगर उसको कोई डिस्क्रिपेंसी मिली, यानी प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कोई कमी है रिटर्न के अंदर, जो उसने इंफॉर्मेशन दी है रिटर्न के अंदर उसमें कोई कमी है, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो एक नोटिस इशू करेगा कि मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए और। अब देखो जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा जैसे ही इसको नोटिस आएगा या तो ये एक्सेप्ट कर लेगा डिस्क्रिपेंसी को, यानी जो कमी है उसको एक्सेप्ट कर लेगा और इनके हिसाब से बोल देगा कि हाँ मेरा जो टैक्स बनता है मैं पे कर दूंगा। अगर ये डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट नहीं करता, दूसरा केस क्या आएगा, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, यानी अगर ये एक्सेप्ट नहीं करता है डिस्क्रिपेंसी को तो इस पर्सन को एक्सप्लेनेशन देनी होगी प्रॉपर ऑफिसर को। अब प्रॉपर ऑफिसर पे डिपेंड करता है जो ये एक्सप्लेनेशन इसने दी है ये सेटिस्फैक्ट्री है या नॉन सेटिस्फैक्ट्री है। अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉपर ऑफिसर जो है वो इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं है, यानी जो एक्सप्लेनेशन इसने दी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो इसके लिए प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, वो इंस्पेक्शन भी करवा सकता है और स्पेशल ऑडिट भी करवा सकता है इस रजिस्टर्ड पर्सन की, इस पर्सन की वो स्पेशल ऑडिट भी करवा सकता है। और नोटिस का जो रिप्लाई होता है वो 30 दिन के अंदर देना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ
सर्विस ऑफ सच नोटिस, यानी ये नोटिस सर्व होने के 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करना होता है। या तो डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट कर ली जाएगी या फिर नॉन एक्सेप्टेंस। अगर नॉन एक्सेप्टेंस है डिस्क्रिपेंसी, यानी जो कमी बताई गई है प्रॉपर ऑफिसर द्वारा, अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है पर्सन, तो उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी प्रॉपर ऑफिसर को। सेटिस्फैक्ट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर प्रॉपर ऑफिसर इसका ऑडिट भी करा सकता है, स्पेशल ऑडिट भी करा सकता है। उसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। नाम से मालूम पड़ रहा है नॉन फाइलर्स, यानी जो रिटर्न फाइल नहीं करते। सेक्शन 62 ऑफ द CGST एक्ट 2017। यहां पे है रजिस्टर्ड पर्सन। ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है इसको रिटर्न सबमिट करनी थी अंडर सेक्शन 39 जो आती है GSTR 3B। सेक्शन 39 में क्या आता है? GSTR 3B। इस रजिस्टर्ड पर्सन को रिटर्न फाइल करनी थी अंडर सेक्शन 39 GSTR 3B। इसने रिटर्न फाइल नहीं की। इस पर्सन को रिटर्न फाइल करनी थी अंडर सेक्शन 45 जिसको बोलते हैं फाइनल रिटर्न, इसको सबमिट करनी थी। फाइनल रिटर्न कब सबमिट करनी होती है? जब किसी पर्सन का GST जो रजिस्ट्रेशन है वो जब वो कैंसिल करवा लेता है तो उसको फाइनल रिटर्न सबमिट करनी होती है अंडर सेक्शन 45। इसको नोटिस मिला अंडर 46 का कि भाई रिटर्न फाइल कर दे अपनी फाइनल रिटर्न, लेकिन फिर भी इसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की। तो ऐसे केस में इसने रिटर्न फाइल नहीं की अंडर सेक्शन 39, इसने रिटर्न फाइल नहीं की अंडर सेक्शन 45। ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर जो है वो इसको बजा देगा, यानी इसका कर देगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जो अपने बेस्ट जजमेंट से करेगा, अपने ओन मोशन, अपने खुद की तर्क शक्ति से इसका असेसमेंट करेगा इस रजिस्टर्ड पर्सन का। इसके लिए असेसमेंट करने के बाद असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा इस पर्सन को और बोलेगा कि रिटर्न सबमिट कर। तो असेसमेंट ऑर्डर रिसीव होने के 30 दिन के अंदर 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर इसको वैलिड रिटर्न फर्निश करनी पड़ेगी। अगर ये रिटर्न फाइल कर देता है तो ये मान लिया जाएगा कि असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो गया है, लेकिन जो लायबिलिटी होगी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की वो कंटिन्यू रहेगी। अगर कोई लेट फीस है वो भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि रिटर्न तो ये लेट फाइल कर रहा है कहने के बाद। और जो ये बेस्ट जजमेंट होगा इसके अंदर जो ये प्रॉपर ऑफिसर है ये जो असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा इसका जो टाइम पीरियड है मैक्सिमम वो 5 साल है, यानी 5 साल तक फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। यानी एनुअल रिटर्न जो होती है वो 31 दिसंबर तक फाइल करनी होती है अगली सक्सेडिंग ईयर की। यानी अगर बात करूं मैं 2021 की तो 2021 खत्म कब होगा? 31 मार्च को। तो 31 दिसंबर 21 होगी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट। तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जिससे ये टैक्स जिसका टैक्स पे नहीं किया है उसकी एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी यानी 31 दिसंबर, उस ड्यू डेट से 5 साल के अंदर जो है ये प्रॉपर ऑफिसर इसको असेसमेंट ऑर्डर इश्यू कर सकता है। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 63। ये भी होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये टैक्सेबल पर्सन है। सर टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो अंडर सेक्शन 22 सेक्शन 24 के अंदर लाइबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 22 में क्या बोला गया कि अगर किसी पर्सन का टर्नओवर है वो अगर एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। सेक्शन 24 में क्या बोला गया कि अगर कोई पर्सन जैसे ECO, कोई TDS काटने वाला, कोई TCS कलेक्ट करने वाला, इनके लिए होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो मैंने आपको बताया टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है जिनके लिए मैंडेटरी GST रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसको बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन।
तो अगर कोई टैक्सेबल पर्सन जो है उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा अपना, लॉ के हिसाब से मैंडेटरी है लेकिन उसने नहीं करवाया, फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। दूसरा, या फिर रजिस्ट्रेशन उसने कैंसिल करा लिया बट वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, तो ऐसे केस में जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो इसको बजा देगा, इसका कर देगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसके लिए प्रॉपर ऑफिसर इसको असेसमेंट ऑर्डर देगा, लेकिन पहले इसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बोलते हैं उसको। सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा, इसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर इसको इश्यू कर दिया जाएगा। और लास्ट में आता है समरी असेसमेंट, नाम से मालूम पड़ रहा है समरी। जब प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस होता है कि जो टैक्सेबल पर्सन है उसकी कोई लायबिलिटी इंकर है और उसको टैक्स पे करना है, और प्रॉपर ऑफिसर के पास सफिशिएंट ग्राउंड्स है, ये उसको बिलीव है, उसको ऐसा लगता है, विश्वास है कि जो असेसमेंट ऑर्डर इश्यू हुआ उसमें कुछ डिले हुआ है और उस डिले की वजह से डिपार्टमेंट को रिवेन्यू का एक तरह से उसकी रिवेन्यू पे एक एडवर्सली अफेक्ट हुआ है, तो ऐसे केस में भी प्रॉपर ऑफिसर जो है वो समरी असेसमेंट कर सकता है। इस असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ भी किया जा सकता है, लेकिन ये विड्रॉ होगा एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर द्वारा, और इसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी पर्सन को 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच ऑर्डर। ये ऑर्डर रिसीप्ट होने के 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अगर इस असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कराना है तो। या फिर ये जो एडिशनल कमिश्नर है, जॉइंट कमिश्नर है, ये अपने खुद के ओन मोशन पे भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं।